ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। जब हम क्लास में आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो आईसीटी के प्रयोग करने से ये तीन उद्देश्य आईसीटी के द्वारा पूरे होने आवश्यक हैं। पहला, एफिशिएंसी, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो टास्क पूरा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान होना चाहिए। और इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए। 4 टाइप ऑफ नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज होती है, फैक्चुअल नॉलेज होती है, कंसेप्शनल नॉलेज होती है और मेटा कॉग्निटिव नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आईसीटी का ही प्रयोग किया जाएगा तभी ज्ञान या सीखने में वृद्धि होगी। निर्भर करता है कि हम ज्ञान की कौन सी शाखा या किस तरह का ज्ञान देने जा रहे हैं। फैक्चुअल नॉलेज में फैक्ट पर बेस्ड होती है और इसमें अलग अलग तरीके के टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम फैक्ट बता रहे हैं तो सामान्य तरीके से या चार्ट पेपर के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। जब हम प्रोसीजरल नॉलेज में जाते हैं तो प्रोसीजरल नॉलेज में आईसीटी अपना महत्वपूर्ण योगदान सबसे ज़्यादा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो डाइजेशन ऑफ फूड को समझने के लिए बच्चा अगर कोई वीडियो या पीपीटी के माध्यम से इसको देखेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी या वो और अधिक अच्छे तरीके से सीख रहा होगा। कंसेप्शनल नॉलेज, जरूरी नहीं है कि कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो या आईसीटी के माध्यम से हम इससे ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हों। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम चीज़ों को पास में रख करके भी कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं। जैसे व्हाट इज़ फूड, अगर बच्चे पर ज्ञान भोजन की अवधारणा बतानी है या सिखाना है तो वहाँ पर बच्चे के पास पिक्चर दिखाने के बजाय अगर हम वास्तविक भोजन या भोजन के स्रोत या भोजन के बारे में जिस बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ लेके जाएंगे तो बच्चा ज़्यादा उसको सीख रहा होगा। ऐसी मेटा कॉग्निटिव, डिबेटिव या जो हम अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह की ज्ञान की, इस तरह की नॉलेज को, एनसीईआरटी ने एक डेटा रिलीज किया कि वाई डिजिटल लर्निंग, अबाउट 20 करोड़ स्टूडेंट स्कूल में हैं और इन्हीं सब पर या इन बच्चों के लिए या टीचर्स के द्वारा जो क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की जाती है तो उसमें डिजिटल लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। इसी क्रम में डिजिटल लर्निंग के लिए एनसीईआरटी के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रयास किए गए। जैसा हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की एक विंग जिसे CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, 1984 में ये विंग बनी थी और इसके द्वारा टेक्नोलॉजी या एजुकेशन में जो तकनीकी शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें इसके द्वारा बहुत काम किया जाता है CIET के द्वारा। तो ये एक डेटा हमारे पास है कि आईसीटी के लिए जो काम हुए हैं हमारे देश में वो काम कुछ इस तरह से हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम 2004 को देखें तो 2004 में आईसीटी स्कूल पे पहली बार लगाई थी जब स्कूलों को CALP, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर प्रोवाइड कराए गए थे। इसके बाद 2010 में आईसीटी अवार्ड स्टार्ट हुए और विद्यालय में जो आईसीटी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षक, उन्हें नेशनल लेवल पर आईसीटी अवार्ड दिए गए। 2012 में आईसीटी पॉलिसी बनी और फर्स्ट जो वर्क हुआ 2013 जब NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज बनाए गए। अब ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज, ओपन मीन्स ओपन टू ऑल, इजी एक्सेस, शेयरिंग, और इसमें ये वो रिसोर्सेज हैं जिसको प्रूविंग की है, जिसको चेक किया है एनसीईआरटी ने और वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराए गए हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे टीचर्स के लिए। और इसी साल 2013 में आईसीटी करिकुलम बनाया गया। तो हम देखते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे ढूंढते हैं, कैसे ये रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। तो NROER के लिए हम लिखते हैं nroer.gov.in। तो nroer.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इसको हम कहते हैं। तो NROER पे हमें बहुत से डिजिटल रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के द्वारा बनाए गए हैं और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या जो भी एक संस्था है, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी संस्था, जो इसके रिसोर्सेज को जिसने प्रूव किया हुआ है। तो ये देख रहे हैं हम, इसका डैशबोर्ड है और इसमें हम यहाँ पर से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हम लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और इसमें हमारे पास बहुत सी रिपोजिटरी मिलती है। ई लाइब्रेरी है, ई बुक्स है, ई कोर्स है, इवेंट है और इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ भारत में और इसी वर्ष 2015 में दो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। एक प्रोग्राम है ई पाठशाला और एक प्रोग्राम है ई पीजी पाठशाला। एनसीईआरटी द्वारा ई पाठशाला लॉन्च किया गया और यूजीसी द्वारा ई पीजी पाठशाला, जो कि उच्च शिक्षा के लिए है, ये प्रोग्राम इसी वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी रिपोजिटरी उपलब्ध है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ई पाठशाला का ऑफिशियल पेज आ जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ई पाठशाला के अंदर जो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज इसके अंदर हमें मिल रहे हैं। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको हम अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे फ़ोन पर ये ई पाठशाला की सारी बुक्स, सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ही हम ई पाठशाला पर क्लिक करें तो हम देखते हैं कि ये 4 स्टेक होल्डर के लिए काम करता है। ई पाठशाला के अंदर ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड टीचर्स, टीचर एजुकेटर एंड पेरेंट्स। तो हर एक के लिए इसके अंदर संसाधन उपलब्ध है। जैसे अगर हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो ई बुक्स हमें मिल जा रही हैं, सप्लीमेंट्री बुक मिल रही हैं, इवेंट्स मिल रहे हैं, ई रिसोर्सेज। ई रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं वीडियो पर, ऑडियो पर, पीपीटी पर, पीडीएफ फाइल पर, म्यूजिक फाइल पर, तो दैट इज द ई रिसोर्सेज। इसको हम ई रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम देखें कि इस पाठशाला में अभी तक जो टोटल रिसोर्सेज हैं, टोटल ई बुक्स इसके अंदर, इसमें हमें 504 ई बुक्स हैं। टोटल ई रिसोर्सेज 3886 ई रिसोर्सेज इसमें है और 2.62 मिलियन लोगों ने ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड इसमें हुआ है और इसको हम सुन भी सकते हैं। और इसकी रेटिंग अगर हम देखें तो 4.4 एप्पल्स में इसकी रेटिंग है, 4.3 एंड 4.5 विंडोज़ में इसकी रेटिंग। इसके बाद बात करते हैं 2015 में जो दूसरा प्रोग्राम था ई पीजी पाठशाला, ये हायर एजुकेशन के लिए है। ई पीजी पाठशाला, तो ई पीजी पाठशाला के अंदर भी ई अध्ययन हमारे पास मिलता है और ई अध्ययन में बहुत सी ई बुक्स इसमें अवेलेबल हैं। MOOCs, मूक्स यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसके अंदर हैं। स्वयं के ई पाठ्य ये बुक्स इसके अंदर है, तो आसानी से हम ई पाठशाला, पीजी पाठशाला को भी इसी तरह से हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद 2017 में एनसीईआरटी के द्वारा बनाए गए और वो प्रोग्राम है स्वयं SWAYAM, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड। स्वयं प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम क्लास 9 से लेके पीजी तक के कोर्स उपलब्ध कराता है। .gov.in इसको हम टाइप करेंगे तो ये स्वयं प्रोग्राम हमें दिख रहा है। इसके अंदर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। जो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये भास्कराचार्य, ये जो अहमदाबाद में गुजरात में है, यहाँ ये इंडिजीनियस, स्वयं एक इंडिजीनियस पोर्टल है, अर्थात ये एक ऐसा पोर्टल है जो भारत में ही निर्मित है और इसके सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो भारत में निर्मित हैं। इसके अंदर 500 प्लस कोर्स इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने कोर्स हैं ये कोर्स इसमें दिखाई देंगे और जिस कोर्स के लिए भी इनरोलमेंट स्टार्ट होगा वो यहाँ पर क्लिक होगा और बच्चे इसमें अपनी पसंद के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के इसको कर सकते हैं। इसी के साथ 2017 में स्वयं के साथ ही एक प्रोग्राम और लॉन्च हुआ जिसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के अंतर्गत स्वयं प्रभा किशोर मंच, इसको हम पूरा अगर बोलें तो स्वयं प्रभा एंड किशोर मंच। स्वयं प्रभा
MHRD के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है जिसमें 31 चैनल है प्लस एक चैनल किशोर मंच का, टोटल 32 चैनल चलते हैं। डेली 4 नए प्रोग्राम और 6-6 घंटे के हिसाब से ये रिपीट होते हैं। तो इस तरह से पूरे दिन नए प्रोग्राम्स के साथ ये एक DTH चैनल्स ये चलता है, और जो हमारे घरों में, हमारे घर पे, हमारे टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम दिखता है। और बेसिक कंसेप्ट 2019 में लॉन्च हुआ जिसका नाम है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल है टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये NCERT के इनिशिएटिव्स हैं। इन इनिशिएटिव को बच्चे या टीचर्स इसको अपने फ़ोन पर, अपने कंप्यूटर्स पे इसको देख सकते हैं, देखना चाहिए, और जिससे कि NCERT के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। जब हम ICT की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आते हैं जो ICT के टूल्स हमारे पास आते हैं। जनरल ICT का मतलब होता है, अगर हम ICT की बात करें तो ICT का मतलब है डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करना, स्टोर करना, शेयर करना, रिट्रीव करना, दैट इज ICT। और जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंक्लूड जो इसमें होती है, यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एडिटिंग एंड पासिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म, चाहे इंटरनेट के थ्रू हमें ये मिल रहा है, चाहे हमें ये कंप्यूटर के थ्रू मिल रहा है, चाहे हमें ये किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है, प्रोग्राम्स के थ्रू मिल रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे ICT के अंतर्गत आता है। पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं IT प्लस CT। IT का मीन्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इसका अर्थ निकाला जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज IT। एंड CT इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इसी के साथ एक चीज़ और, तो यहाँ पर हम टूल्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिक तौर पे। जैसे इंफॉर्मेटिक टूल्स जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, सिचुएटिंग टूल्स गेम्स या सिमुलेशंस या इस तरह के टूल्स को कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव टूल्स विजुअलाइजेशन के लिए या नॉलेज बिल्डिंग के लिए, इसके लिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स की बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स जो आइडियाज़ को शेयर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, इस तरह के टूल्स। इस चार्ट में देखें कि व्हाट इज़ ICT, और ICT में हम कह रहे हैं कि ICT डिजिटल कंटेंट को स्टोरिंग करना, डिजिटल कंटेंट की क्रिएट करना, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट, कम्युनिकेशन, डिस्प्लेइंग, रिसीविंग, रिट्रीविंग, ट्रांसमिटिंग, दैट इज़ ICT। और इनके साथ जो चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे हम क्रिएट की बात कर रहे हैं तो क्रिएट में आ गया ऑडियो क्रिएट करना, टेक्स्ट क्रिएट करना, मल्टीमीडिया क्रिएट करना, ग्राफिक क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके टूल्स और ये इसके पार्ट्स ICT के पार्ट आ जाते हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, उसको कहते हैं CC। अगर हम देख रहे हैं तो CC इज़ अ लाइसेंस। लाइसेंस का मीन्स ये है कि कोई भी डिजिटल कंटेंट अगर किसी के द्वारा भी बनाया गया है और हम उस डिजिटल कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास उसका उस डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड लाइसेंस है अथवा नहीं है। अगर उस डिजिटल कंटेंट का लाइसेंस है तो वो डिजिटल कंटेंट किस तरह से, किस लाइसेंस में काम कर रहा है, तो इसको हम समझते हैं। ये जनरली इसमें 6 लाइसेंस होते हैं। एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, एट्रीब्यूशन नो डेरिवेशंस, एट्रीब्यूशन नो कॉमर्शियल,